बरसात का मौसम था। तीन दोस्त ढाबा पर बैठकर चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति बोलता है, क्या हुआ ढाबा वाले भैया? आधे घंटे से चाय मांग रहे हैं। कब चाय दोगे? ठंड के मारे हाथ कांप रहे हैं। थोड़ा जल्दी करो। तभी ढाबा वाला बोलता है, क्या करूं भैया, दुकान में शक्कर खत्म हो गया है। छोटू को भेजा हूँ लेने के लिए, बस आता ही होगा। आप लोग कुछ देर और इंतजार करो। वैसे आप लोग इस गांव के तो नहीं दिखते, क्या करने आए हो यहाँ? हाँ सही कहा, हम लोग इस गांव के नहीं हैं। हम लोग पास के गांव में मर्डर का हिस्ट्री पता करने आए हैं। हम लोग मीडिया से हैं। क्या आप हमें कुछ बता सकते हो इसके बारे में? हम लोग इसके लिए आपको पैसे भी देंगे। लोगों की बातें सुनने के बाद ढाबा वाला एकदम शांत हो जाता है। कुछ देर शांति से सोचने के बाद बोलता है, मैं तो आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना वो आप लोगों को जान से मार देगी। आज से कुछ दिन पहले ही कुछ लोग आप जैसे ही मीडिया से यहाँ पर आए थे, इसी तरह की बातें पूछ रहे थे। फिर पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ। 2 दिन बाद उनकी सर कटी लाश मिली थी। हैरानी की बात तो ये है कि उनके शरीर से थोड़ा भी खून नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। आज तो मौसम भी खराब है। तभी हवाएं जोर जोर से चलने लगती है। ढाबा वाला भी इधर उधर देखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इन सभी की बातें सुन रहा हो। तभी ढाबा वाला चुपचाप ढाबा छोड़कर जाने लगता है। तभी मीडिया वाला उसे रोकता है और बोलता है, रुको ढाबा वाले भैया, क्या हुआ, कहाँ चल दिए? चाय भी नहीं पिलाई। हम लोग कितने देर से इंतजार कर रहे हैं चाय का, और आप बिना कुछ बोले ही चल दिए। सुनो, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मुन्ना भी कब का शुगर लेने गया है, अभी तक वो भी नहीं आया। मैं दुकान छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। शायद मुन्ना आएगा तो दुकान बंद कर देगा। तुम लोग भी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए। चले जाओ यहाँ से। ढाबा वाले की बातें सुनकर सभी के सभी हैरान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या बोल रहा है। इतना बोलने के बाद ढाबा वाला वहाँ से चला जाता है। तीनों दोस्त ढाबा के पास मायूस खड़े थे। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद छोटू हाथ में लालटेन लेकर आता है और बोलता है, अरे साहब, आप लोग अभी तक गए नहीं यहाँ से। चले जाओ, मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। और हाँ, आज बरसात भी बहुत तेज होने वाली है। शक्कर भी नहीं मिला, मुझे माफ कर देना। इतना सुनने के बाद तीनों वहाँ से चले जाते हैं और छोटू अपना सामान घर के अंदर रखने लगता है। बरसात जोर जोर से हो रही थी। बिजली बहुत जोर से चमक रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था। हवाएं की सनसनाहट उनके कानों में घुस रही थी। उनके पैरों की आवाज़ें भी तीनों को डरा रही थी। तभी उन्हें किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है। रात के अंधेरे में भी उसका शरीर मानो जैसे सोने की तरह चमक रहा हो। उसके घुंघराले बाल ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। तीनों उसे देखते ही रह जाते हैं। यार, तुम लोगों ने देखा ना, क्या थी वो? मुझे लगता है वो कोई स्वर्ग की अप्सरा है। तुम लोगों ने देखा ना, उसके शरीर पर कितना सोना था। हमें उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। अगर हम लोगों ने उसे पकड़ लिया तो कल सुबह न्यूज़ की हेडलाइन पर हम लोग ही दिखेंगे। रातों रात फेमस हो जाएंगे। इस तरह का रिस्की काम भी नहीं करना पड़ेगा। दिनेश, तू जाकर गाड़ी में से कैमरा और माइक लेकर आ। हम लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। किसी भी हाल में हम मौका नहीं गवा सकते और हम दोनों उस सुंदरी के पीछे जाते हैं, नहीं तो अंधेरे में कहीं गायब हो जाएगी। इतना सुनने के बाद दिनेश
कैमरा लेने गाड़ी की ओर चल देता है। गाड़ी की ओर जाने के बाद उसे दूर से गाड़ी के ऊपर कुछ दिखाई देता है। पास जाने के बाद जो देखता है हैरान हो जाता है। इतनी भयानक चुड़ैल और डरावनी आवाजें सुनकर दिनेश वहीं गिरकर मर जाता है। बहुत खोजने के बाद भी वो अप्सरा उन लोगों को नहीं मिली। दोनों पानी में भीगते हुए उदास दिनेश के आने का इंतजार कर रहे थे। काफी इंतजार करने के बाद उन लोगों को फिर वही अप्सरा दिखती है। इससे पहले कि अप्सरा रात के अंधेरे में कहीं फिर से गायब हो जाए, दोनों उसके पास तेजी से दौड़ने लगते हैं। फिर से गायब हो गई। इस तरह तो हम उसको कभी भी नहीं पकड़ सकते। हम दोनों को अलग अलग जाकर खोजना पड़ेगा। बादल तू उस तरफ जा और हाँ, जैसे ही तुम्हें अप्सरा दिखे मुझे जोर से आवाज लगाना भूलना मत। तभी बादल सुमित से अलग हो जाता है और अकेले खोजने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद बादल को पीछे के एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुम मुझे खोज रहे थे? इतना सुरीली आवाज सुनकर बादल आश्चर्य हो जाता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, अप्सरा उसके पीछे खड़ी होती है। इतनी सुंदर औरत उसने कभी नहीं देखी थी। औरत को देखते ही रह जाता है। मैंने बहुत सारी महिलाएं देखी है, पर तुम्हारे जैसा सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। वैसे कौन हो तुम और इतनी रात को बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या तुम्हारा कुछ गुम हो गया है या किसी को खोज रही हो? मेरा नाम चंद्रकला है और मैं इसी गांव की हूँ। मुझे बारिश और अंधेरा बहुत पसंद है। मैं हर रात को गांव में घूमती हूँ। आपने मुझे अपने बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और मैं इस गांव का एक स्टोरी कवर करने आया हूँ। छोड़ो ना ये सब बातें, तुम मेरे साथ शहर चलो। इस तरह की भूथा गांव में क्या रखा है? चलोगी ना मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं जा सकती। ये गांव जैसा भी हो, मुझे यही रहना है। ये गांव मुझे बहुत पसंद है। तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सुनने के बाद बादल गुस्से से लाल हो जाता है। फिर बोलता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें चलना ही होगा, वरना मेरे पास और भी कई तरीका है तुम्हें ले जाने के लिए। तुम्हारे बाल पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। क्या कहा तूने? तू मेरे बाल खींच कर ले जाएगा? मैं तेरे शरीर से तेरी आत्मा खींच लूंगी। इधर सुमित उस स्त्री को खोज रहा होता है। तभी बादल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बादल की इतनी भयानक आवाज सुनकर सुमित डर के मारे अपने गाड़ी की तरफ दौड़ने लगता है और गाड़ी के पास जाने पर वहां का नजारा देखकर डर के मारे कांपने लगता है। गाड़ी के पास बादल की लाश देखकर सुमित डर जाता है। इससे पहले कि सुमित कुछ समझ पाता, पीछे से चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। आवाज बहुत डरावना था। सुमित दौड़ता हुआ गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से भागने लगता है। सुमित कार को बहुत तेजी से भगा रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। तभी सुमित की कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। एक्सीडेंट के बाद सुमित कार से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। डर उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। सुमित की किस्मत अच्छी थी जो उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। किसी सेफ जगह की तलाश में सुमित वहां से चल देता है। सुमित अब पूरी तरह से जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। उसे पता था किसी प्रकार से अब वो नहीं बचने वाला। कुछ देर में ही सुबह होने वाली थी। एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी आंख लग जाती है। सुमित की जैसे ही आंख खुलती है,
वो देखता है सुबह हो गई है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी के मुस्कान होता है। फिर सुमित उस गांव को छोड़कर चला जाता है।